हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अश्विन मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू बाहुबली पर। फ्रेंड्स, मैं ये शो सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैंने पार्ट 3 वीडियो चढ़ा चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें 3 to 5 एंड 6 to 8 जो कक्षाएँ थी, 3 से लेकर 5 तक की कक्षाओं का मैंने ईवीएस पार्ट डाला था। और कक्षा 8वीं 6ठी से लेकर 8वीं तक के जो विज्ञान का सेक्शन था उससे मैंने बहुत सारे प्रश्न, टोटल 50 प्रश्न करवा चुका हूँ। तो ये उस सीरीज का दूसरा पार्ट है, यानी कि पार्ट 4th वीडियो हुआ ये, जिसमें आज मैं फिर से 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और जो भी फ्रेंड्स नए हैं, जो 4.0 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी वैकेंसी आने वाली है लगभग, तो आप सब जुड़ सकते हैं नए व्यूवर्स। और TR3 के जो कैंडिडेट हैं वो तो पहले से जुड़े हुए ही हैं, और जो नए व्यूवर्स हैं वो भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन करने वाले हैं BPSC TRE 3.0 एंड 4.0। तो जो भी नए कैंडिडेट जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं धीरे धीरे सब कंटेंट डालने वाला हूँ, जिसमें करंट अफेयर भी होगा और GK GS तो हो ही रहा है। इसके साथ साथ मैं मैथ्स का भी सेशन करवाऊँगा। तो चलिए आज जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग 50 क्वेश्चन को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज जो है फिर से 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और आज जो क्वेश्चन मैं लाया हूं काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है। तो ये आप लोगों ने पहले भी कक्षा में पढ़ चुका है, लेकिन फिर से एक बार रिविजन करना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं यहाँ पर प्रश्न लिख लेता हूँ। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो कोई बात नहीं, फिर से आ चुका है। तो एक मैं देख लेता हूँ। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है। यहाँ पर मैंने बताया था कि अलग अलग जो मैटर्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उन अलग अलग पदार्थों का जो ज्वलन ताप है, जलने की जो टेम्परेचर चाहिए वो अलग अलग होती है। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू हो जाता है उस ताप को हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं, ज्वलन ताप। चलिए फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न जो है ईंधन से संबंधित था। ईंधन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें मैंने ईंधन के बारे में भी बता चुका हूँ। और उसके बाद दहन के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है, ये भी मैं पिछले वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है। यानी ईंधन का जो मात्रक होता है, ऊष्मीयमान का मात्रक, वो क्या होता है। ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है। तो ईंधन का जो ऊष्मीयमान का मात्रक है वो है किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर किलोग्राम। यानी इसको किलो जूल पर केजी भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यानी कि 1 केजी में वो कितना किलो जूल ऊर्जा हमें दे रही है। तो ये जो ईंधन का ऊष्मीयमान है, इससे मात्रक इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न है, मोमबत्ती में मैंने बताया था कि जो ज्वाला होती है उसके कितने पार्ट होते हैं। ज्वाला के 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें मोमबत्ती का अगर मध्य भाग आपसे पूछा रहा है कि मोमबत्ती के ज्वाला का, मोमबत्ती के ज्वाला का मध्य भाग कैसा होता है। कैसा का मतलब किस रंग का होता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं पीला। इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए चौथा प्रश्न हमारा है, तो यहाँ पर चौथा प्रश्न इसी से संबंधित है। ज्वाला के कुल कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वाला के कुल कितने क्षेत्र होते हैं? तो मैंने बता चुका है, लेकिन फिर से यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन, तो करवा देता हूँ। ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, अर्थात वे विलुप्त हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यानी जंतुओं की जो संख्या है वो आजकल विलुप्त होती जा रही है, और जो उनकी संख्या, जो निर्धारित संख्या है, उससे भी वो घटते जा रहे हैं, विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे जंतु को हम लोग क्या कहते हैं? जंतुओं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, अर्थात वे विलुप्त होते जा रहे हैं, वैसे जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो वैसे जंतुओं को हम लोग संकटापन्न जंतु कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो छठा प्रश्न है वो है, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किसमें किया जाता है? यानी कि प्राकृतिक आवास का जो वन्य प्राणी है उसको हम लोग किस ग्रुप में संरक्षित करते हैं? प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किसमें किया जाता है? यहाँ पर देखिए, इसका जो ग्रुप है वो है इन सीटू। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इन सीटू आप लोग याद रखिएगा, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किसमें किया जाता है? तो इन सीटू में किया जाता है, इन सीटू। देखिए, जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं ये सारे नोट्स बनाए थे, तब मेरा जाकर सिलेक्शन हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इससे नोट्स बनाते जाइए और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं, वह कौन? उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं? वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं। देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो जंतु हैं उनको विलुप्त होने के कगार पहुंच चुके हैं बहुत सारे जंतु।
तो ऐसे संकटापन्न जंतुओं के लिए संरक्षित रखना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी को देखते हुए तो ऐसे क्षेत्र बनाए गए हैं जहाँ पर प्राकृतिक रूप से वो आवास होती है जिसमें जंतु जो है संरक्षित रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग अभयारण्य कहते हैं। इसका आंसर होगा अभयारण्य। तो अभयारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं। तो 8वां नंबर जो हमारा प्रश्न है, गर्म पिंड से ठंडे पिंड की तरफ जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह क्या कहलाता है? गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? देखिए, एक गर्म वस्तु है और एक ठंडे वस्तु है। पिंड का अर्थ है वस्तु, यानी कि एक ठंडा वस्तु से गर्म वस्तु जो है, और एक गर्म वस्तु एक ठंडे वस्तु है। गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की तरफ जो ऊष्मा का संचालन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट हो रहा है, और ट्रांसफर जो हो रहा है, तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम लोग इस प्रोसेस को कहेंगे चालन, कंडक्शन ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा का चालन। देखिए, एक थर्मामीटर चलिए, हमारा जो 9वां नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, वो है प्रयोगशाला तापमापी के ताप पाठ्यांक की सीमा कितनी होती है? यानी कि प्रयोगशाला तापमापी एक अलग तापमापी होता है। तापमापी का अर्थ है थर्मामीटर। इसे हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, जिससे हम लोग फीवर को मेजर करते हैं। तो वो मेजर नहीं, यहाँ पर बात हो रही है प्रयोगशाला तापमापी, जिसमें इसका यूज जो है साइंटिस्ट लोग अपने लेबोरेटरी में करते हैं। तो उसका जो पाठ्यांक का जो सीमा होता है, कितना डिग्री से कितना डिग्री का होता है। तो यहाँ मैं इस प्रश्न को लिख देता हूँ, प्रयोगशाला तापमापी यानी कि थर्मामीटर के पाठ्यांक की सीमा कितनी होती है? तो प्रयोगशाला जो तापमापी होता है उसकी जो सीमा होती है वो मेजर कर सकता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो प्रयोगशाला तापमापी है वो आपका मेजर कर सकता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करने का उसकी सीमा होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? तो कोशिका से ये सवाल है। कोशिका का जो सेक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आप लोग कोशिका से जो भी प्रश्न मैं बताऊंगा उसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर है कोशिका में जो गुणसूत्र होती है वो कहाँ पर उपस्थित होती है? कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? तो कोशिका में जो गुणसूत्र होती है फ्रेंड्स वो होती है केंद्रक में। तो याद रखिएगा, कोशिका में गुणसूत्र जो उपस्थित होती है वो केंद्रक में उपस्थित होती है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आपसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। आते हैं 11वें नंबर प्रश्न पर। चलिए, हमारा जो 11वां नंबर प्रश्न है वो है कोशिका में एक जेली जैसी पदार्थ होती है। उस जेली जैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर मैं प्रश्न देता हूँ,
कोशिका में पाई जाने वाली जेली जैसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? यहाँ पर मैं चित्र के माध्यम से भी समझा सकता हूँ, बट ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो डिस्कशन क्लास में जो अलग थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा, यहाँ पर मैं केवल क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आपको अगर डीप पढ़ना है तो उसके लिए भी मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन वगैरह डालूंगा। अभी मेरे पास जो नोट्स बना हुआ है, मैं आपको चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हो सके मैं कंटेंट आप सबके लिए पहुँचा सकूँ आपके पास। तो इसलिए मैं प्रश्न को केवल अभी करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, कोशिका में जो जेली जैसी जो पदार्थ होती है उसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, इसको हम लोग साइटोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। चलिए, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है जंतु कोशिका का पार्ट नहीं है, ये आपका पौधों से जुड़ा हुआ पार्ट है, यानी कि पादप कोशिका से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो उसमें ये कहाँ पर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हरी पत्तियों में। पौधों की जो हरी पत्तियां होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट आपका पाया जाता है। चलिए, कोशिका से जुड़ा हुआ ही अगला प्रश्न है कि कोशिका के किस भाग को, यानी किस कोशिकांग को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं और ये काफी इम्पोर्टेंट है। किस कोशिकांग यानी कोशिका के किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। चलिए, अगला प्रश्न है, सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो गुण होते हैं वो उनके संतानों में चली जाती है, वो उनका वाहक कौन होता है? तो आनुवांशिक गुणों का वाहक, आनुवांशिक गुणों का वाहक इसे कहते हैं, तो हम इसे जीन को कहते हैं आनुवांशिक गुणों का वाहक। तो सजीव में जो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है वो है जीन। चलिए, अगला प्रश्न भी कोशिका से ही संबंधित है। तो कोशिका के किस अंग को हम लोग ऊर्जा संयंत्र माना जाता है, यानी कि एनर्जी फैक्ट्री? कोशिका के किस अंग को ऊर्जा संयंत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। ये भी कोशिका का ही एक भाग है, यानी कोशिकांग है। चलिए, अब है कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल के कितने प्रकार हैं? कोशिका के
कितने प्रकार हैं? तो कोशिका के टोटल 2 प्रकार हैं। अब है कोशिका से हटकर प्रश्न है, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? देखिए, ये इस तरह का प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, और ऐसे ही प्रश्न में जो है छात्र जो है फंस जाते हैं। पहले मैं प्रश्न लिख दूं, फिर इस पर डिस्कस किया जाएगा। बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? तो चलिए आपको मैं कुछ ऑप्शन बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? यानी एक बर्फ की सिल्ली है, उसमें चम्मच जो है वो लकड़ी की है, वो डाला जा रहा है, वहाँ पर क्या होगा, ये प्रश्न है। तो ऑप्शन है, चालन के कारण दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा, यानी कि लकड़ी की जो दूसरी सिरा है उसमें चालन होगी और वो लकड़ी का दूसरा सिरा जो है ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है, चालन के कारण गर्म हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है उसमें दूसरा सिरा गर्म होने की बात कही जा रही है। कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा आंसर? तो जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऊष्मा का चालन केवल धातुओं में ही हो सकता है, तो ये धातु नहीं है, लकड़ी की बात की जा रही है, तो इसमें चालन संभव नहीं है। इसलिए तीसरा ऑप्शन होगा, कुचालक के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं ऑप्शन लिख लिया था इसका ताकि मैं डिस्कस कर सकूं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो 18वां नंबर प्रश्न है वो है कि पौधों की जो कोशिकाएं होती है, पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? यहाँ पर मैं ऊपर में बताया था लेकिन डिस्कस नहीं किया था, तो ये प्रश्न मैं अलग बना दिया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रश्न जो है बहुत सारे एंगल से पूछा जाता है। तो पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके वजह से होता है? पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, जिसका मैं बता चुका हूँ कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर पाया जाता है, तो ये हरी पत्तियों में होती है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो ये कारण है जिसके कारण पौधों की कोशिकाओं का रंग जो होता है वो हरा होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, किस थर्मामीटर में पारा होता है? यानी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात हो सकती है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में केवल पारा होता है या फिर प्रयोगशाला थर्मामीटर में। तो यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है फ्रेंड्स, आप लोग याद कर लीजिएगा, किस थर्मामीटर में पारा होता है? किस थर्मामीटर में पारा होता है? तो दोनों थर्मामीटर में पारा होता है, क्लिनिकल एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर दोनों। तो क्लिनिकल थर्मामीटर में भी पारा होता है और क्लिनिकल थर्मामीटर और ये प्रयोगशाला थर्मामीटर, दोनों थर्मामीटर में पारा पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में जो मादा युग्मक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हमने इस प्रश्न को डिस्कस पहले किया था कि जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है
दोनों मिलकर क्या निर्माण करते हैं, तो युग्मनज का निर्माण करते हैं। परंतु यहाँ पर प्रश्न भिन्न है उस प्रश्न से। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नर युग्मक को क्या कहते हैं। तो ये प्रश्न मैं बता देता हूँ, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नर युग्मक क्या कहलाते हैं। तो दोनों ही युग्मक का अलग अलग नाम है, नर युग्मक का भी और मादा युग्मक का भी। मैं दोनों को लिख देता हूँ। तो नर युग्मक को हम लोग कहते हैं शुक्राणु। नर युग्मक में जो युग्मक होता है उसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं। और मादा युग्मक को क्या कहते हैं, मादा युग्मक क्या कहलाते हैं, तो ये हैं अंडाणु। तो ये दोनों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए 20 प्रश्न हो चुका है, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो 21वां नंबर प्रश्न है वो कहा जा रहा है कि यौवनावस्था जो प्रारंभ होती है साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो 21वां नंबर में प्रश्न यहाँ पर लिख देता हूँ कि यौवनावस्था के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होने लगता है, उसे क्या कहते हैं। तो यौवनावस्था के साथ ही जैसे ही जवानी आती है उस तरह से एक हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण यौवनावस्था प्रारंभ होने के साथ ये हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो उसे हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये एक हार्मोन है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। चलिए 22वां नंबर प्रश्न को मैं डिस्कस कर देता हूँ। कौन सा गुणसूत्र है जो शिशु का जो है लिंग नर होगा या मादा होगा ये निर्धारण करता है। यानी कि लिंग निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है। तो देखिए यहाँ पर नर में और मादा में जो है गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। तो नर में जो गुणसूत्र होते हैं मैं बताता हूँ, पहले इसका आंसर मैं लिख दूँ। यहाँ पर लिंग निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है, तो ये XY करता है, जो कि पिता में होता है यानी कि नर में होता है, और मादा में होता है XX। तो XX और XY निषेचन के दौरान अगर दोनों से XX मिलता है तो यहाँ पर गर्ल जो है हो सकती है। अगर इससे X फिक्स है और इससे Y मिलेगा, यहाँ पर बॉय जो है जन्म लेने की संभावना बनती है। तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए जो 23वां नंबर प्रश्न है फ्रेंड, वो कहा जा रहा है कि लड़कों के गले में जो उभरा हुआ भाग होता है, जैसे कि आप मेरे गले में यहाँ पर देख सकते हैं उभरा हुआ जो भाग है, इसे क्या कहते हैं। तो लड़कों के गलों में, यहाँ मैं प्रश्न लिख देता हूँ, लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है।
तो ये लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग जो है वो कहलाता है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, या फिर इसको कंठमणि भी कहीं कहीं ऑप्शन में आपको दे देगा, तो दोनों याद रखिएगा, एडम्स एप्पल या कंठमणि, इसको हम लोग कहते हैं। तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है, आपको याद रखना भी इजी होगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो कितनी से कितनी के बीच होती है। किशोरावस्था की उम्र होती है, किशोरावस्था की जो उम्र होती है फ्रेंड, होती है 11 से 19 वर्ष तक। तो 11 से 19 वर्ष की जो दौर है इसको हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। और इसी अवस्था की जो शुरुआत होती है, यौवनावस्था में मैं लिख दिया था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होती है। तो ये अवस्था जो आती है इसके बाद आती है। चलिए 25वां नंबर जो प्रश्न है वो है कितनी उम्र तक को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है किशोरावस्था और फिर प्रश्न है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था कितने से कितने उम्र को कहते हैं। शैशवावस्था हम लोग कहते हैं 0 से 4 वर्ष तक की जो उम्र है इसको हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका शैशवावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद यौवनावस्था। तो ये भी आपको पूछ दिया जाता है कि कितने से कितने उम्र की जो सीमा होती है उसे किस अवस्था के नाम से जानते हैं। चलिए उसके बाद है कि किस अवस्था में जो बॉडी में है ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलती है, किस अवस्था में शरीर में काफ़ी परिवर्तन होते हैं। किस अवस्था में शरीर में काफ़ी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो चेंजिंग है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो रहा है, जिसके कारण शरीर में काफ़ी बदलाव होता है यौवनावस्था में। यानी कि जो हमारा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपका केवल हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन इस अवस्था में जो है आपका काफ़ी बदलाव होने को देखा जाता है, यानी कि किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में आपका जो है काफ़ी बदलाव होता है। तो आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। चलिए अगला प्रश्न है दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है। अगर हम दरवाजा खुला हुआ है या बंद है उस पर हम अगर धक्का लगाते हैं इस प्रकार से, तो ये जो धक्का लगाने का जो बल हमने उस पर अप्लाई किया ये किस प्रकार का जो है बल कहलाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार के बल के नाम से जानते हैं। दरवाजे पर धक्का देना कैसा बल है। दरवाजों पर धक्का देना एक तरह का अपकर्षण बल है। अपकर्षण बल। चलिए अगला प्रश्न है सर्दियों के यानी शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वो बिखर जाता है, इसके लिए एक उत्तरदायी बल कौन सा है। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। किस बल के कारण। तो यह है इसका आंसर स्थिर वैद्युत बल।
स्थिर वैद्युत बल। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, तो इसमें आप लोग गौर किएंगे। ये कुर्सी भी अगर रखी जाती है उस पर जो कपड़े से मारे जाते हैं तो उसमें एक स्थिर वैद्युत बल आ जाती है, कार्य करने लगती है और उसे छूने पर कंपन की जो है एहसास होती है। तो ऐसा बालों के साथ और कंघी के साथ हम लोग देख सकते हैं करके। चलिए 29वां नंबर जो हमारा प्रश्न है वो पूछा जा रहा है, जिस द्रव के उपयोग करने से घर्षण कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि घर्षण के कारण बहुत सारी चीज़ें जो है घिस जाती है, तो वहाँ पर हम लोग एक ऐसा लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण वो घर्षण कम हो जाती है। तो उस लिक्विड को हम लोग यानी उस द्रव को हम लोग क्या करते हैं। तो मैं प्रश्न लिख देता हूँ, जिस द्रव के कारण घर्षण कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, जिस द्रव के कारण घर्षण कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्नेहक। जैसे मान लीजिए बाइक है, तो बाइक में जो चेन होती है, तो चेन सूख जाने के कारण वो जो उसका जो चेन का जो जिस पर वो चेन चढ़ी होती है जिस धातु पर, उसके कारण सूखे होने के कारण वो घिसती जाता है। तो वहाँ पर हम लोग जब जाते हैं मैकेनिक के पास तो उसमें एक लिक्विड डालता है जिसके कारण घर्षण कम हो जाती है। तो ऐसे लिक्विड को हम लोग कहेंगे स्नेहक। तो स्नेहक के कारण घर्षण कम हो जाती है और पार्ट पुर्जे कम घिसते हैं। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये भी प्रश्न घर्षण से ही संबंधित है। सबसे छोटा घर्षण बल, सबसे छोटा घर्षण बल क्या कहलाता है। तो सबसे छोटा घर्षण बल जो होगा उसे हम लोग कहेंगे लोटनिक घर्षण। सबसे छोटा घर्षण को हम लोग लोटनिक घर्षण कहेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जगह है। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं हाथ में भी घर्षण को उत्पन्न कर सकता हूँ। अगर दोनों हथेलियों को मैं आपस में रगड़ूं ये घर्षण कहलाएगा। और घर्षण से आप महसूस कर सकते हैं क्या उत्पन्न हो रही है, तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो घर्षण से फ्रेंड, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। आगे के अगला प्रश्न है, टायर के तलियों की गोटी क्या करती है। टायर के तलियों की गोटी क्या करती है। टायर में आप लोगों ने देखा होगा कि टायर, मान लीजिए यहाँ पर मैं बना दूं, ये टायर है, तो ट्रैक्टर के टायरों में आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से गोटियां बनाई जाती है। इसका कारण है कि वो मिट्टी को या जमीन को पकड़ के चलेगी और घर्षण को बढ़ाने का काम करेगी, यानी कि घर्षण बढ़ाती है। घर्षण बढ़ता है, इससे घर्षण बढ़ाती है और घर्षण बढ़ने के कारण वो जमीन को पकड़ के चलती है। चलिए फ्रेंड्स, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं 50 प्रश्न इसमें करवाने वाला हूँ, अभी 32 प्रश्न हुआ है। स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। चलिए हमारे जो 33वां नंबर प्रश्न है फ्रेंड, वो है
वो 33वां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि तैलीय सतह से क्या होगा। अगर एक ऐसा सरफेस है जिस पर तेल लगा हुआ है तो उससे क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रश्न है वो है तैलीय सतह से क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है तैलीय सतह से क्या होता है, यानी कि अगर कोई सरफेस है, जैसे कि इस बोर्ड को ही आप देख लीजिए, यहाँ पर अभी तेल नहीं लगा हुआ है तो हाथ कितना धीरे धीरे चल रहा है। अगर मैं इस पर ऑयल लगा दूँ, तेल लगा दूँ तो ये तैलीय सतह हो जाएगा और इस पर हाथ फिर बहुत तेजी से चलने लगेगा। ये हुआ यहाँ पर घर्षण कम हो गया। तेल लगाने से घर्षण क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण हमारा हाथ जो है काफ़ी तेजी से स्मूथली इधर से उधर होगा। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा घर्षण कम हो जाएगा, घर्षण कम होगा। चलिए 34वां नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि इससे क्या होगा। तो यहाँ पर भी वही प्रश्न है, बर्फ की सतह पर चलने पर क्यों फिसल जाएंगे, क्यों फिसलते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है, सरफेस काफ़ी चिकनी होती है, इसके कारण घर्षण कम हो जाती है। इसका आंसर होगा घर्षण कम होने के कारण, घर्षण कम होने के कारण। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कैरम बोर्ड आप लोगों ने भी खेला होगा, इसको उस पर गोटियां अगर नहीं खिसकती है तो हम लोग पाउडर छिड़कते हैं, जिसके कारण गोटियां स्मूथली जो है इधर से उधर भागने लगती है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में लिख देता हूँ, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से क्या होगा, यानी घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर भी होगा घर्षण कम हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा। एग्जाम में आपको दे देगा ये ऑप्शन की कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, घर्षण कम होगा, घर्षण ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है घर्षण कम हो जाएगा। चलिए 36वां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, जिस द्रव का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जिस द्रव का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो अभी मैंने तुरंत बताया, आप लोग गेस कीजिए क्या होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं स्नेहक। तो स्नेहक मैं अभी तुरंत जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था इस वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न है प्राश्रव्य ध्वनि। तो सबसे पहले प्राश्रव्य ध्वनि है, उसके बाद बहुत सारी ध्वनि की बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले मानव ध्वनि का जो प्राश है, मानव ध्वनि का प्राश, यानी इसको हम लोग श्रव्य ध्वनि भी कह सकते हैं। श्रव्य ध्वनि यानी वह ध्वनि जिसको हम लोग यानी मनुष्य लोग सुन सकते हैं, उसे हम लोग मानव ध्वनि का प्राश या इसकी सीमा या फिर इसको हम लोग श्रव्य ध्वनि भी कहते हैं। तो कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज से हम लोग सुन सकते हैं। तो इसको आप लेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज।
तो हम लोग जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, और यही है मानव ध्वनि का प्रास। अगर इससे नीचे होगा तो हम लोग नहीं सुन सकेंगे, यानी कि 20 हर्ट्ज से अगर हमारा नीचे होगा तो ध्वनि की अगर आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होगी तो हम लोग नहीं सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से अधिक भी होगी तो भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं, तो उसको हम लोग अवश्रव्य ध्वनि भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रश्न लिख देता हूँ, मानव के लिए अवश्रव्य ध्वनि कितनी है? तो मानव के लिए अवश्रव्य ध्वनि है 20 हर्ट्ज के नीचे, 20 हर्ट्ज के नीचे। अब हम लोग बात करते हैं प्राश्रव्य ध्वनि। प्राश्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि क्या है? तो प्राश्रव्य ध्वनि है मानव प्राश की जो सीमा है, जो मानव प्राश ध्वनि की जो प्राश है उससे अधिक हो जाएगी तो उसे हम लोग तब भी नहीं सुन सकेंगे, और नीचे होगी फिर भी नहीं सुन सकेंगे। तो प्राश्रव्य हो गया ऊपर, यानी कि जो सीमा है अगर उससे ऊपर जाती है तो उसे हम लोग प्राश्रव्य कहेंगे, और अगर इस सीमा से इससे नीचे होगी तो उसे हम लोग अवश्रव्य ध्वनि कहेंगे। तो यहाँ पर प्राश्रव्य ध्वनि जो होगी वो होगी 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। यह है प्राश्रव्य ध्वनि। कंपन आयाम का एसआई मात्रक, कंपन आयाम का एसआई मात्रक, कंपन आयाम जो है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो कंपन आयाम का जो एसआई मात्रक है वो है मीटर। और आवृत्ति का तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं लिख देता हूँ। आवृत्ति का एसआई मात्रक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं लिख देता हूँ। इसका हर्ट्ज होता है फ्रेंड्स, हर्ट्ज, इसको HZ ही लिखते हैं, हर्ट्ज। जैसे कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है वो आयाम पर निर्भर करती है, आयाम पर। ध्वनि से ही अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग की प्रकृति क्या है? तो जैसे हम सभी ने पढ़ा है कि तरंग दो प्रकार के हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। तो ध्वनि जो तरंग है उसकी प्रकृति क्या है? तो ध्वनि तरंग की प्रकृति है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। और प्रकाश का अगर पूछा जाए तो प्रकाश का अनुप्रस्थ है, और प्रकाश का है, प्रकाश का भी मैं लिख देता हूँ अनुप्रस्थ। प्रकाश के तरंग की प्रकृति है अनुप्रस्थ तरंग, और ध्वनि के तरंग की प्रकृति है अनुदैर्घ्य तरंग। तो फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है वो है 44वां नंबर प्रश्न है कि समुद्र में गिरी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र में गिरी हुई वस्तुओं का पता लगाने वाले यंत्र। तो समुद्र में गिरी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं, सोनार।
ये अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। सोनार किस पर कार्य करते हैं? किस पर कार्य करते हैं? तो ये प्राश्रव्य ध्वनि पर कार्य करते हैं, यानी कि जो वेव छोड़ते हैं वो प्राश्रव्य ध्वनि होती है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता, प्राश्रव्य ध्वनि। चमगादड़ अपने चमगादड़ शिकार या बाधाओं का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? तो देखिए, जो चमगादड़ होती है अपने रास्ते में जब वो उड़ती है तो अपने रास्ते में शिकार का पता लगाने के लिए या फिर बाधाओं का पता लगाने के लिए वो क्या करती है? तो वो प्रतिध्वनि छोड़ती है, प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि जब टकरा कर आती है फिर उनको सुनती है तो फिर अपने रास्ते को वो बदलती है, दिशा बदलती है और इस प्रकार से बाधाओं से बचती है या फिर शिकार का पता लगाती है। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर यदि विस्फोट हो तो उसकी आवाज धरातल पर क्यों नहीं सुनाई पड़ती है? यानी चंद्रमा पर अगर विस्फोट हो तो उसकी आवाज धरातल यानी पृथ्वी पर क्यों नहीं सुनाई पड़ती है? क्योंकि ये मान लीजिए चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, तो इसके बीच में जो स्पेस है यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है जिसके द्वारा साउंड जो है वो ट्रेवल करके यहाँ तक आ सके। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो यहाँ पर स्पेस है, तो स्पेस में कुछ नहीं होने के कारण, कोई मीडियम नहीं होने के कारण साउंड यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो इस कारण से धरातल पर इसकी आवाज़ नहीं सुनी जा सकती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोई माध्यम न होने के कारण। कोई माध्यम न होने के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम हैं। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कुल कितने नियम हैं? तो ये भी आपका 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और अपवर्तन का भी पूछे तो 2 नियम है। चलिए 50वां नंबर प्रश्न है हमारा कि इंद्रधनुष में सबसे मध्य में कौन सा रंग होता है? तो आपको मैं
एक ट्रिक बता देता हूँ, एक ट्रिक आपको याद रखना है। बैनी आह की नाला, बैनी आह की नाला। इस ट्रिक से आपको इंद्रधनुष के 7 रंग याद हो जाएंगे। जैसे कि देखिए, बै से हो गया बैगनी, बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में से सबसे रंग है, 3 इधर हो गया आपका और 3 इधर हो गया, तो बीच में आपका हो गया हरा। यानी कि मध्य में सबसे पूछा जाए तो हो जाएगा आपका हरा रंग। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका 50 क्वेश्चन जो है इस वीडियो का पार्ट 4 वीडियो है, जो कि कक्षा 3 से 5वीं तक की जो ईवीएस का पार्ट है और कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक का जो साइंस का पार्ट है, उसमें सारा इंक्लूड करके मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ और इसका जो पार्ट सीरीज है चला रहा हूँ। ये चौथा वीडियो आप सभी का हो गया। तो यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर हमारा ये है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।